everyone, welcome back to my channel All in One Guide. Today I, Assistant Professor Bhupinder Kaur from the Department of Commerce and Management, SD College Ambala Kent, will teach you about the non-parametric test, specifically chi-square test. तो आज हम बात करेंगे chi-square टेस्ट के बारे में, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, कहाँ हम पैरामेट्रिक अप्लाई करते हैं, कहाँ हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। मगर पूरी तरीके से जानने के लिए पूरी रिसर्च में जो वर्ड यूज होते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर टेस्ट में अप्लाई होंगे, उन वर्ड्स के बारे में, उन टर्म्स के बारे में हम कुछ जानेंगे ताकि आगे की वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमें किसी चीज के बारे में रिसर्च करनी होती है, जब हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी होती है, तो जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल कि इस टाइम अगर मुझे बैंकिंग कस्टमर्स के बारे में जानना है तो मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करूंगी कि वो जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं मेरे, वो कमर्शियल बैंक्स के बैंकिंग कस्टमर्स हैं या कोऑपरेटिव बैंकिंग कस्टमर्स हैं। फिर स्पेसिफाई करूंगी कि पूरी इंडिया के मुझे चूज करने हैं या पर्टिकुलरली एक स्टेट के चूज करने हैं। तो यहाँ मैं चूज करती हूँ कि मुझे जिनके बारे में स्टडी करनी है वो सिर्फ मेरे बैंकिंग कस्टमर्स कमर्शियल बैंक्स के होंगे, और वो भी जो हरियाणा में रहते हैं। ठीक है, तो वो जो हरियाणा में जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट्स ओपन हैं, मैं उनके बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ। तो वो मेरी क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम पॉपुलेशन चूज करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक इंडिविजुअल को कांटेक्ट कर सके, उनसे डेटा निकाल सके, क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। इस वजह से हम पॉपुलेशन के हर एक पर्सन को कांटेक्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, इस पूरी पॉपुलेशन में से रैंडम सिलेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं रैंडम सिलेक्शन होती क्या है। रैंडम सिलेक्शन, जिसको हम रैंडम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ये वो होती है कि जब जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जिन लोगों को हमने एज अ सैंपल चूज करना है, इन पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके इक्वल चांसेस हैं फॉर द सिलेक्शन। बात समझ आई? जैसे कि यहाँ कोई भी बायसनेस नहीं है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं रैंडमली किसी को भी पिक कर सकती हूँ, किसी को भी। ठीक है, तो वो चीज क्या हो गई हमारी? रैंडम सिलेक्शन, क्योंकि सबके इक्वल चांसेस हैं इस सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। तो हम सब उसके बाद क्या करते हैं? रैंडम सिलेक्शन करते हैं। देन हमारा क्या क्रिएट हो जाता है? सैंपल। इस सैंपल को ही हम यूज करते हैं किसके लिए? अपने पॉपुलेशन के बारे में जो हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, हम पॉपुलेशन के बेस पे नहीं करेंगे, हम किसके बेस पे करेंगे? सैंपल के बेस पे। तो जो सैंपल क्या हुआ, जो लोग मैंने चूज किए थे, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो मैंने चूज किए थे, वो हो गए मेरे सैंपल। अब सैंपल के बेस पे सपोज करो मैंने चूज किए बैंकिंग कस्टमर्स, और मैं जानना चाहती हूँ कि उन लोगों की एवरेज इनकम क्या है। तो मैं उस सैंपल में से क्या करूंगी? उनकी एवरेज इनकम निकालूंगी। उस मीन को, एवरेज की बात की है तो मीन आएगा, यहाँ स्मॉल x बार आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सैंपल मीन, क्योंकि ये जो मीन है ये किसका है? ये सैंपल का है। सेम सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल s से। सैंपल के ही प्रोपोर्शन को यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? स्मॉल p से। ये जो टर्म्स हम यूज करने हैं सैंपल के बेस पे, जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोपोर्शन है, नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे स्टैटिस्टिक। क्या कहलाता है हमारे? स्टैटिस्टिक। इस स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ही हम क्या करेंगे? हमारे इन्फ्रेंसेस निकालेंगे किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ अभी कहा था कि मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं अपने कस्टमर्स की एवरेज इनकम जानना चाहती हूँ, तो मैंने इन कस्टमर्स को चूज किया, उनकी सैंपल, आप उनकी एवरेज इनकम निकाल ली। अब मैं ये मानूंगी कि यस, ये जो पॉपुलेशन है ना हमारी, इनकी भी मीन क्या होगा? इनकी भी एवरेज इनकम इतनी ही होगी। तो हमें ये पता है, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये जो चीजें होती है ये हमारे क्या होते हैं? पैरामीटर्स।
जैसे कि अभी तक आपने हम पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो जब पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में होता है तो यही वर्ड यूज होता है। वो वर्ड का पैरामेट्रिक कहाँ से आया? पैरामीटर से। जब हमारे पास पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर्स कैसे होते हैं? अननोन, हमें इनके बारे में नहीं पता, हम इनके बेस पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये वैल्यूज क्या होती है? अननोन होती हैं। ये वैल्यूज कैसी होती है? नोन होती हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस भी बोलते हैं, कि कुछ डेटा के बेस पे जब हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। होप सो कि आपको यहाँ पॉपुलेशन सैंपल रैंडम सिलेक्शन के बारे में पता लग गया होगा। चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू नो अबाउट द मीन इनकम ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ अ पर्टिकुलर मैगजीन। मैं जानना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर मैगजीन है, फॉर एग्जाम्पल फैशन ईरा है, ठीक है। वो पर्टिकुलर मैगजीन को जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनकी मीन इनकम कितनी है। तो मैं क्या करूंगी, उसमें से मैंने एक सैंपल चूज कर लिया जो कि 100 सब्सक्राइबर है, सारे ने, ठीक है। जो 100 चूज किए, ये हमारा क्या हो गया? सैंपल हो गया। और उन लोगों की मैंने इनकम फाइंड आउट की, एवरेज इनकम फाइंड आउट की। तो एवरेज इनकम जो निकली है वो कितनी निकली है? $27,500। तो ये आई हमारी, किसकी आई? मीन इनकम। ये किसकी है? सैंपल की है, जो क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक। इसके बेस पे ही हम अजम्पशन और कंक्लूड करेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन मीन है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, वो किसके क्लोज होगी? 27,500 के आसपास ही। तो ये एक एग्जांपल था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का, कि हम स्टैटिस्टिक्स के बेस पे किस तरीके से रिजल्ट्स निकालते हैं, किस तरीके से कंक्लूजन्स निकालते हैं। चलते हैं आगे, जो टर्म्स यूज होंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एज अ स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मगर आज हम डीपली इसको जज करेंगे और पूरी पढ़ेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जब हमारा जो डेटा है, ठीक है, दैट इज क्लस्टर अराउंड द मीन, दैट इज क्लस्टर अराउंड द सेंटर। जो हमारा मेन डेटा है वो कहाँ लाई कर रहा है? वो कहाँ लाई कर रहा है? सिर्फ सेंटर में ही लाई कर रहा है, ठीक है। कुछ ही जो डेटा है उसमें से कुछ ही डेटा कहाँ लाई कर रहा है? या तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू या उसकी लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो मोस्टली जो डेटा है वो जहां अगर मीन के आसपास लाई करता है तो हम बोलते हैं वो डेटा कैसा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं फिर से। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पिक्चर देख रहे हो और मुझे जानना है कि एवरेज हाइट गर्ल्स की कितनी होती है, ठीक है। तो हम इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी हाइट ये रही एक जैसी है। तो हम यहाँ अलग करेंगे कि जो मीन हाइट है गर्ल्स की, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ कुछ ही लड़कियां हैं जो बहुत लंबी हैं, कुछ ही लड़कियां हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, मगर लगभग सारी लड़कियां हैं जिनकी हाइट एक जैसी है। तो उनकी एवरेज जो मीन आ गया, दैट इज यानी कि काफी ज्यादा लड़कियों की हाइट क्या है? मीन हाइट है, एक जैसी ही है। तो इस वजह से वो सेंटर में लाई कर रहा है। वो कहाँ लाई कर रहा है? मीन में। ये जो पीक पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पीक पॉइंट है, इस पॉइंट के यही हमारा मीन लाई करता है, यही हमारा मीडियन लाई करता है, यही हमारा मोड लाई करता है। एट दिस पोजीशन मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। हमने देखा ये जो कुछ ही गर्ल्स हैं जिनकी हाइट कम है और ज्यादा है। तो होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो हमारा डेटा होता है वो मोस्टली क्लस्टर अराउंड द सेंटर पॉइंट, सेंटर आई मींस द एवरेज पॉइंट, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगली टर्म करते हैं। अगली टर्म है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि जो हमारा डेटा है वो हमेशा सेंटर में ही लाई करेगा। वो किसी वे में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये किस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है? मोस्टली जो डेटा है वो यहाँ लाई कर रहा है, इसमें यहाँ लाई कर रहा है। इसको क्या कहते हैं और कब हमें इनके बारे में पता चलता है, इस पे कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तो मोस्ट ऑफ द जो लोगों की रिटायरमेंट एज होती है, हम यहाँ वर्ड यूज देखो क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट मतलब ज्यादातर जो लोग हैं उनकी रिटायरमेंट एज सपोज करो हम लेते हैं 60 ईयर्स है, मोस्ट ऑफ, सबकी बात नहीं कर रहे, मोस्ट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ज्यादातर वो लोग होते हैं जो एज 60 ईयर्स के होते हैं, उनकी क्या होती है, ये रिटायरमेंट एज होती है। अब इसी को मेरे को डायग्राम वे में प्लॉट करना है, तो मैंने मोस्ट ऑफ की बात की, किसकी बात की, 60 ईयर्स से। तो आप लोगों को पता है कि हम यहाँ से अपना डेटा प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। सपोज करो यहाँ 20 ईयर्स एज है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है। आप देख रहे हैं यहाँ 60 है, तो 60 के पास हमने क्या किया, पीक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि हम कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल इसी एज के होते हैं जब वो रिटायर होते हैं। तो हमारा जो डेटा है वो एक ही साइड लाई किया, ठीक है, यानी कि हमारा ये पॉइंट कौन सा है, मोड है। तब हम कहते हैं जब हमारा डेटा किसी एक साइड ही लाई करता है, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इट इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसी है वो डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसी है, हम इसकी बात करते हैं। देखो जो डेटा है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इस साइड। जो इसकी टेल है वो किस साइड जा रही है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। तो जब इसकी जो टेल है ये लेफ्ट हैंड साइड जाती है तब हम इसको बोलते हैं, ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तो है, ये कैसा है, लेफ्ट स्क्यूड है, जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव स्क्यूनेस। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, टेल किस साइड जा रही है, जो टेल है ये किस साइड जा रही है, लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा, लेफ्ट स्क्यूड होगा, ठीक है। अगर इसकी टेल राइट हैंड साइड जाएगी तब हम बोलेंगे राइट स्क्यूड है। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, मोड, देन मीडियन, देन मीन, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। ये बात की थी हम लोगों ने स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, लेफ्ट स्क्यूड की। अब बात करते हैं राइट स्क्यूड की, पॉजिटिव स्क्यूड की। अब यहाँ हम कह रहे हैं मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। तो हमने जब डेटा ऑब्जर्व किया और उनकी एज ली, तो इस एज में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पतले होते हैं, ठीक है। एक एज ले ली, सपोज करो 18 ईयर्स ले लिया हमने, तो ये 18 ईयर्स ले लिया, तो यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होगा, यहाँ से ईयर स्टार्ट हो जाएंगे जो हमारे एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा इस एज में सबसे ज्यादा लोग क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो डेटा किस साइड आ गया, सारा का सारा इस साइड हो गया। इसकी टेल किस साइड जा रही है, इसकी टेल किस साइड जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है। तो जब ये राइट हैंड साइड इसकी टेल जा रही है तब हम इसको बोलेंगे राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। इस केस में भी इस लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मोड, देन मीडियन, देन मीन आएगा। होप सो कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस पता चल गया हो। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं जो टर्म्स इसके अंदर यूज होनी है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, वेरिएशंस हैं, मेरे पास कुछ डेटा के लिए मेरी अपनी मर्जी है, मेरे अपने चॉइसेस हैं, मैं रैंडमली उसको चूज कर सकती हूँ, मगर किसी एक को चूज नहीं कर सकती। वो वही मुझे चूज करना पड़ेगा जो आया है, वहां मेरी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस नहीं चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास 7 वॉचेस हैं, 7 डिफरेंट कलर की मेरे पास वॉचेस हैं, ठीक है। और एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब मैंने ये सोच लिया है कि हर एक दिन मैंने अलग वॉच डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करो मेरे पास है जो डे है वो मंडे है। अब मंडे जब है तो मेरे पास इन सारी चीजों के ऑप्शंस है, मैं इसे भी पिक कर सकती हूँ, मैं इसे भी पिक कर सकती हूँ, मैं इनमें से किसी को भी पिक कर सकती हूँ। आई एम फ्री, टोटली फ्री, वेरिएशन, मेरे पास चॉइसेस हैं। उसके बाद मैंने सपोज करो मंडे को चूज कर ली मैंने ब्लैक वाली वॉच, देन ट्यूसडे आया। ट्यूसडे को क्योंकि मैंने कहा था हर दिन मैंने अलग डालनी है, तो मैं इसको तो रिपीट नहीं करूंगी, बट स्टिल मेरे पास अभी भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर मैंने ट्यूसडे को सपोज करो ये डाल ली, उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शंस है, मेरे पास अभी भी 4-5 ऑप्शंस है। फिर मैंने ये पिक कर ली वेंसडे को,
थर्सडे को मैंने ये पिक कर ली। जब मैंने थर्सडे को ये पिक की तो उस टाइम पे भी मेरे पास ऑप्शंस है। देन मैंने फ्राइडे चूज किया, सैटरडे चूज किया। अब देखा आपने, सैटरडे तक मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं ब्लू कलर की वॉच वेयर कर सकती हूँ या मैं ग्रीन कलर की वॉच वेयर कर सकती हूँ। मगर आप मुझे बताइए, क्या संडे वाले दिन के लिए क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है किसी वॉच को चूज करने का? नहीं, क्योंकि पूरे सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे तक मैं ऑलरेडी ये वॉचेस डाल चुकी हूँ। तो अब मेरे पास एक ही वॉच रह गई जो मुझे पहननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जो एक आइटम है, जो एक वैल्यू है, वो कैसी रहेगी? वो फिक्स्ड रहेगी, आप उसको नहीं हिला सकते। ठीक है, आप उसे रेंडमली चूज नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब आप किसी एक आइटम को अपनी मर्जी से यानी कि रेंडमली चूज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं, पहले फॉर्मूले की तरफ आते हैं। नॉर्मली डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है n-1। n मीन्स नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल में से हमने 1 माइनस किया। होप सो अब आपको समझ आएगा यहाँ 1 ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि 1 डेटा 1 वैल्यू हमेशा जो आई है जो वो चूज ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बल्कि उसके अलावा हमारे पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। तो इसी चीज को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं इसका मीनिंग। So the degree of freedom of a variable are the numbers of value in the final calculation of statistics that are free to vary। आपको समझ आया? free to vary यानी कि मेरे पास 7 डेज थे और 6 डेज के लिए मैं एकदम फ्री थी, मैं कोई भी वॉच पहन सकती हूँ। The degree of freedom are calculated as n-1, where n is the number of sample or the categories in the variable। ठीक है, होप सो आपको यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल। जब हम बात करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल की, अगेन आपने अभी तक वेरिएबल्स पढ़े होंगे कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल की, तो हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के वे में उसको डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारी डेटा है, जो भी हमने अभी तक डेटा कलेक्ट किया है, हम उसे क्या करेंगे, किसी भी कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं चूज कर रही हूँ कि मुझे फाइंड आउट करने हैं कि एसडी कॉलेज में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैं। तो वहां जो डेटा है मैंने वो गर्ल्स और बॉयज के बेस पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो गर्ल्स एंड बॉयज ये क्या है, मेरी कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरी कैटेगरीज हैं जिनको मैं नंबर के वे में पुट कर सकती हूँ। कि कैसे, जो गर्ल्स हैं, सपोज करो 60 गर्ल्स हैं, तो मैंने पुट कर दिया कि 60 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मैं उनको किस वे में एक्सप्रेस कर रही हूँ, प्लस एक तो वो काउंटेबल है, दूसरी क्वालिटेटिव तो है मगर क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि हम उनको नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये था कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, आगे चलते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑर्डिनल वेरिएबल। पहले समझते हैं, देन हम रीड आउट करेंगे कि ऑर्डिनल वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास हम कैटेगरीज के बेस के ऊपर हमारा डेटा हम डिवाइड कर देते हैं। अगर तो हम उसे किसी पर्टिकुलर एक ऑर्डर के वे में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसको एक रैंकिंग दे दी है, तो जब रैंक के बेस पे, एक ऑर्डर के बेस पे हमने उसको डिवाइड किया है, तब वो हमारा वेरिएबल कैसा होगा, ऑर्डिनल वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स का लिया है। यहाँ जो है ये पॉपुलेशन के बेस पे मैंने डेटा अरेंज किया हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं इस डेटा को जो अरेंज किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, जिस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसको सबसे नंबर 1 के प्लेस पे रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसकी टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज के वे में है 70.79। इसकी रैंकिंग क्या है, सबसे हाईएस्ट है। देन इसकी बेस पे ही हमने अरेंज कर दिया है। देन गुड़गांव, देन हिसार, देन मतलब इनको जो मैंने अरेंज किया तो किस वे में अरेंज किया, पॉपुलेशन के बेस पे। तो एक रैंक यूज किया है, एक ऑर्डर यूज किया है।
जरूरी नहीं है हर एक ऑर्डर में, हर एक रैंक में डिफरेंस इक्वल ही आए, ठीक है। डिफरेंस कितना भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। डिफरेंस जरूरी नहीं है सेम आए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात करते हैं, जब रेस होती है तो तीन पोजीशन आती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट जीता क्या पता उसके और सेकंड आने वाले पर्सन के बीच में सिर्फ सेकंड्स का डिफरेंस हो, मगर क्या पता सेकंड और थर्ड आने वाले में मिनट्स का डिफरेंस हो। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता, आपकी रैंकिंग मैटर करती है। तो ये था ऑर्डिनल वेरिएबल, जो किसका पार्ट है, कैटेगोरिकल वेरिएबल का। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज नॉमिनल वेरिएबल। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ मैंने टीज का एग्जाम्पल लिया है, कुछ टी है उनके ब्रांड्स के नाम यूज किए हैं। तो ताजमहल हो गया, टाटा टी प्रीमियम हो गया, लिप्टन हो गए। तो इनको जो मैंने कैटेगरीज जो दी हैं वो किसके बेस पे दी, इनके नाम के बेस पे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो किया, कोई रैंक्स नहीं फॉलो किया। तो जब हम नाम के बेस पे, किसी की आइडेंटिटी के बेस पे, किसी भी चीज के बेस पे देते हैं, यानी कि नेम वगैरह के बेस पे, तब वो हमारा जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल कैसा होता है, मेरा नॉमिनल वेरिएबल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। होप सो कि आपको अब तक जितनी भी टर्म्स हमने यूज की हैं वो समझ आ गई हो, क्योंकि इसलिए ही पहले करवाई गई थी ताकि आपको नॉन पैरामेट्रिक का मीनिंग एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट रिक्वायर अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, क्योंकि नाम के आगे ही पैरामेट्रिक है, उनके पैरामीटर्स के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, जो कि सैंपल का हमने मीन यूज कर लिया, सैंपल के मीन के बेस पे हमने कंक्लूजन निकाल दिया। बट यहाँ हम कोई भी अजम्पशन नहीं ले रहे, यहाँ हम कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं ले रहे, यहाँ कोई यहाँ हम कोई पैरामीटर्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी कोई भी अजम्पशन नहीं है। जब हमारी कोई अजम्पशन नहीं होती उसी टेस्ट को बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आगे समझते हैं ये यूज कहाँ होता है। इट कैन बी यूज्ड विद वेरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और व्हेन द पॉपुलेशन वेरियस इज नॉट होमोजेनियस। जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया, हमारे पास जो डेटा आया है, जरूरी नहीं है वो सारा डेटा किसके अराउंड होगा, मीन के अराउंड होगा। तो जब हमारा डेटा कैसा है, स्क्यूड है, ईदर इट इज पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड। जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जब हमारा डेटा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। इसी वजह से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कम लगाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा डेटा होता है और पैरामेट्रिक टेस्ट ही अप्लाई किए जाते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड विद द ऑर्डिनल एंड नॉमिनल डेटा। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ऑर्डिनल एंड नॉमिनल वेरिएबल, तो हमारे ऑर्डिनल और नॉमिनल जहां डेटा है, जहां हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया हुआ है या नेम दिया हुआ है, हम इसे वही यूज करेंगे। होप सो कि आपको नॉन पैरामेट्रिक क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट, कोई असम्पशन नहीं है। सेकेंड पॉइंट, डेटा कैसा होगा, स्क्यूड होगा, ठीक है। एक ही तरफ डेटा लाई कर रहा है, ईदर राइट हैंड साइड, ईदर लेफ्ट हैंड साइड, एंड द डेटा इज ईदर ऑर्डिनल और नॉमिनल। अप्लाई हो जाता है बट नॉर्मली ऑर्डिनल नॉमिनल में होता है। चलते हैं आगे, जिसके बारे में आज हमने मेन बात करनी है, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है जो हम पैरामेट्रिक टेस्ट में करते हैं, वो कौन सा टेस्ट है, हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है। ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है, ये किन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था और किन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था इनको यूज करने के लिए। द पर्सन इज कार्ल पियर्सन, और इसको दिया गया था 1900 में। तो इन्होंने क्या बात अप्लाई की थी, क्यों ये टेस्ट अप्लाई करने की बात की थी, तो इसी वजह से काई स्क्वायर टेस्ट को फर्स्ट इन्होंने प्रपोज किया था। इस वजह से हम इसको कहते हैं पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट। और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल एक्स की स्क्वायर करते हैं। जो हमारा कैपिटल एक्स होगा हम उसको क्या कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। वो ही हमारा सिंबल होता है किसका, काई स्क्वायर का टेस्ट। तो पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाइड टू सेट ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। जैसे आपने देखा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, कहाँ अप्लाई होगा,
कैटेगोरिकल डेटा पे, मगर किस लिए अप्लाई होगा? टू इवेल्युएट हाउ likely it is that any observed difference between the set arose by chance or its properties are investigated in 1900. अब हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं जो बात यहाँ लिखी गई है कि ये है क्या। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हमने वहां अभी डेटा में पढ़ा था, ऑब्जर्व वर्ड दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड दिया हुआ था, तो इसी टेस्ट को हम जो बोलते हैं हम क्या बोल देते हैं, गुडनेस ऑफ फिट भी बोल देते हैं। मगर पहले डिटेल में पढ़ते हैं ये है क्या, तब हम जाएंगे कि इसका मीनिंग ऐसा क्यों है। देखो सपोज करो मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन के आप लोगों को पता है दो साइड्स होती हैं, एक होती है हेड, दूसरी होती है टेल। ठीक है, हेड और टेल दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, 50-50% होती है। ठीक है, तो जब हम टॉस करते हैं तो हम कहते हैं ये दो इक्वल चांसेस है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को मैंने 20 टाइम्स क्या किया, टॉस किया। जब मैंने उसको 20 टाइम टॉस किया तो पहले जैसे हमने कहा प्रोबेबिलिटी जो थी उसके आने की वो कितनी थी, 50% हेड आएगा, 50% टेल आएगा। तो ये मैंने डेटा को क्या किया, प्रिडिक्ट किया, और साथ ही साथ प्रिडिक्ट तो किया, यही मेरा क्या बन गया, एक्सपेक्टेशंस बन गई, यही मेरा एक्सपेक्टेड डेटा बन गया कि 10 टाइम्स मेरे पास क्या आएगा, हेड आएगा, और 10 टाइम्स क्या आएगा मेरे पास, टेल आएगा। ये तो था प्रिडिक्टेड डेटा। बट जब असली में मैंने उस कॉइन को टॉस किया और टॉस किया तो हेड मेरे पास सिर्फ कितने टाइम आया, 8 टाइम आया। ठीक है, और जो टेल आया वो मेरे पास कितना आया, 12 टाइम आया। ये मेरा कौन सा डेटा है, एक्चुअल डेटा है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्व डेटा है। तो जो काई स्क्वायर है वो यही अप्लाई होता है जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो कितना डिफरेंट है किससे, ऑब्जर्व डेटा से। ठीक है, कितना ये क्लोजली फिट है। ठीक है, हमारा जो एक्सपेक्टेड डेटा है क्या वो क्लोजली रिलेट करता है हमारे एक्सपेक्टेड डेटा से। ठीक है, तो इसी वजह से इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट। अब एक्चुअल मीनिंग के ऊपर जाते हैं। So the chi-square statistic is commonly used for testing the relationship. किसके बीच में relationship find out करना है, categorical variable. The chi-square test is based on the difference between observed and expected value of each category. जैसे अभी हमने बात की observed value of observed और किसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्व के बीच में और एक्सपेक्टेड के बीच में, जो हमने ईच कैटेगरी की दी है। जैसे पिछले एग्जांपल में हेड और टेल हो गया, वो हमारे पास 2 कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो इसमें जो हाइपोथेसिस सेट होता है, जो अपने आप अभी तक आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारी अजम्पशन होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं। एक नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस कैटेगरी काई स्क्वायर का क्या कहता है, देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है। ये तो बाय चांस हो गया। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, नहीं। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जब हम बात करें काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने की, तो हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे हमें पता चलेगा यस जो हमने चीज लगाई थी हमारा रिजल्ट कैसे आया। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमने क्या सेट करना है, हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे कि बात की, और नल हाइपोथेसिस क्या होगा, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन दी 2 कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल। ऑल्टरनेटिव क्या होगा, वो कहता है कि एसोसिएशन है और दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फर्स्ट हमने हाइपोथेसिस सेट कर दिया। सेकेंड हम क्या करेंगे, अपना काई स्क्वायर टेस्ट यानी कि काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए मेन है जहां आपको ये टेस्ट अप्लाई करना है। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले समेशन है सिग्मा, देन ब्रैकेट में क्या है, observed, O stand for observed data, E stand for expected data। इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस को क्या कर देना है, स्क्वायर, और उसके बाद उसको किससे करना है, उसकी ई जो हर एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे डिवाइड करना है। आपने उन सबका टोटल कर देना है, तो जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, काई स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी।
देन आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। ये सिर्फ गुडनेस ऑफ फिट के लिए है, जहां डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला है। अगले जो chi-square के टेस्ट अप्लाई होंगे वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैंड्स फॉर स्मॉल v इक्वल्स टू n मीन्स नंबर ऑफ सैंपल्स -1। तो सबसे पहले ये कर दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, क्योंकि हम chi-square की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, chi-square की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारे chi-square का टेबल आता है, ठीक है, जहां हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी अपना डिसाइड कर रखा होता है पहले से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। हम chi-square की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमारी वैल्यू कितनी आई। अगर तो हमारी chi-square की वैल्यू क्या आती है, टैबुलेटेड वैल्यू से, जो हमने टेबल में से देखी, आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकली उसे करके। तो अगर मेरी chi-square की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है वो वैल्यू बड़ी आती है, किससे, टैबुलेटेड वैल्यू से। तो अगर वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आती है तो मैं क्या कर दूंगी, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी सीधा सीधा, और कहूंगी कि क्या है, उनके बीच में कोई भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूंगी कि हाँ उनके बीच में रिलेशनशिप है। मगर अगर chi-square की वैल्यू छोटी आती है, किस वैल्यू से, टैबुलेटेड वैल्यू से, तब मैं नल हाइपोथेसिस को क्या करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी और कंक्लूड करूंगी द फिट इज गुड, कि वो क्लोजली रिलेट करते हैं। होप सो यहाँ समझ आ गया हो। अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक, जैसे आप सब खेल रहे होंगे इस टाइम लूडो क्वारंटाइन में, तो हम लूडो खेलते टाइम डाई का यूज करते हैं। तो एक डाई हमारे पास, आप जानते हैं उनके ऊपर नंबर्स होते हैं, 1 2 डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 6 हमारे पास नंबर्स हैं। तो उस डाई को मैंने टोटल जितनी बार रोल आउट किया है, तो कितने टाइम रोल आउट किया है, 180 टाइम्स रोल आउट किया है। और जब मैंने उनको रोल आउट किया तो मेरे पास जो डेटा निकल के आया, जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी वो ये थी कि जो 1 नंबर है वो 25 टाइम्स आया, 2 नंबर मेरा 35 टाइम्स आया, 3 40 टाइम्स, 4 22 टाइम्स, F 32 टाइम्स, 6 मेरा 26 टाइम्स, और टोटल बन गया 180। तो ये जो डेटा है ये मेरा असलियत में आया है। तो ये जो मेरा डेटा है ये एक्चुअल डेटा है, और आप लोग जानते हो एक्चुअल डेटा ही क्या बन जाता है, हमारा ऑब्जर्व डेटा बन जाता है। चलते हैं आगे, हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे कि हम जानते हैं एक डाई पे नंबर है, हर नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1/6। आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। सपोज करो मेरे को फाइंड आउट करना है कि एक नंबर है, ठीक है, ये जो डॉट है, सपोज करो यहाँ मेरे को डॉट कौन से दिख रहे हैं, 5 नंबर के डॉट्स दिख रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी बार आ सकता है। तो मैं कहूंगी क्योंकि 5 नंबर तो एक ही जगह प्लेस है ना, एक बार, और टोटल कितने चांसेस होते हैं उसके, 6 नंबर 6 डॉट प्लेस होते हैं हर एक के ऊपर। तो 1/6 यानी कि फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल यानी कि 5 नंबर के फेवर में एक बार आ सकता है, और टोटल कितनी है, 6 है। तो 1/6 क्या हो गई, एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये सबकी सेम रहती है, चाहे वो नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोल आउट। तो यहाँ मैंने जो डाई थी वो कितनी बार फेंकी है, टोटल 180 टाइम मैंने फेंकी है, और प्रोबेबिलिटी क्या है एक नंबर के आने की, 1/6। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इक्वल्स टू 30। तो ये है मेरा एक्सपेक्टेड डेटा, प्रिडिक्टेड डेटा। ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्रिडिक्टेड डेटा। होप सो आपको यहाँ फर्क पता चल गया कि क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व डेटा दिया है, जो एक्चुअल डेटा है, ये एक्सपेक्टेड डेटा। करेंगे कैसे वो करते हैं। तो यहाँ आप स्लाइड में देख रहे हैं, हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से कॉलम्स डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा कौन सा होगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी बार कितनी आई है। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम आई है, 25 35 एंड सो ऑन, ऐसे आ रखी है। और अभी हमने एक्सपेक्टेड निकाली, एक्सपेक्टेड हमारी सबकी कितनी रहेगी, 30 30 30, क्योंकि 1 की भी 30 होगी, 2 की एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप, हमने ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, -5 + 5 + 10 -8 + 2 एंड -4। इसी का बाद हमने इसका होल स्क्वायर कर देना है।
तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है 25, 25, 100, 64, 4 एंड 16। देन आपने देखा जो होल स्क्वायर किया हुआ है वैल्यू उसको किसके साथ डिवाइड करना है ई से, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 30। तो ऐसे 25 डिवाइडेड बाय 30, 100 डिवाइडेड बाय 30, तो ऐसे ही हम हर एक आइटम को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ गई। हमारे पास हर एक इंडिविजुअल नंबर की वैल्यूज आ गई, हमने उसका टोटल करना है। हमने बात की टोटल को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये सबका टोटल आ गया और हमारा काई स्क्वायर का जो आंसर आया है वो क्या है 7.798। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हमारा टेस्टिंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, ये पहला स्टेप है क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ काई स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। तो हमारी काई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई 7.798। नेक्स्ट स्टेप हमारा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर्स थे वो कितने थे, हमारे पास टोटल नंबर थे 6। तो हम करेंगे -1, दैट इज, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई 5। अब जब हम टेबल चूज करेंगे, अब मैं बताती हूँ आपको टेबल, ठीक है, कैसे चूज करना है पहले देखते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल देखना है, मगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आई होप कि आपको पता होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है। तो 5% चांसेस हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है। 5 और 1% नॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो हमने यहाँ 5% लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा के नंबर में भी, ए स्मॉल लिखा होता है वो अल्फा होता है, उसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। अब चेक करते हैं, यहाँ जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि टेबुलेटेड वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, जब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 5 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5%, तो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है 11.07। अब मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे देखना है ये टेबल। ये है पूरा टेबल, काई स्क्वायर का टेबल, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ ये मार्क हो गया, मगर हम सबसे पहले देखेंगे क्योंकि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना डिसाइड किया था 5%। तो अगर हम पॉइंट्स में करेंगे तो क्या होगा 0.05। तो ये तो पता चल गया ये लाइन किसकी होगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। ये जो यहाँ वर्टिकली मेंशन है ये है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 5। तो यहाँ देखो ये रहा मेरा 5 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कितना है मेरा 5%। तो ये 5 चलते हैं आगे, नो ये है हमारा 5%। तो देखा आपने टेबुलेटेड वैल्यू कितनी आई है 11.07। तो इस तरीके से आपने टेबल की हेल्प से टेबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की देखनी है। अब अप्लाई करते हैं। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी ये और टेबुलेटेड वैल्यू है ये। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं किसको, नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो इस केस में हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया और कंक्लूड किया दैट डाई इज अनबायस्ड। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। ये था गुडनेस ऑफ फिट कट। अब अप्लाई करते हैं। सो नाउ chi-square टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की कि chi-square कहाँ और अप्लाई होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ क्या मतलब है कि जहां यहाँ अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे वेरिएबल्स जो हम यहाँ यूज करेंगे वो हमारे वेरिएबल्स कैसे होंगे, कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं क्या उनके बीच में कोई एसोसिएशन है या नहीं, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो chi-square टेस्ट वही चेक करता है कि whether there are statistically significant relationship between categorical variable or not, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको पूरा एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। For example, a sample is drawn of 200 person with a particular disease was selected. Out of them, 100 were given drug and others were not. The results were observed as follow. और हमने टेस्ट करना है, टेस्ट whether a drug has been effective in curing the disease or not. तो ये क्वेश्चन ये था कि हमने सैंपल चूज किया है 200 लोगों का, ठीक है, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला हिस्सा ये रखा कि उन लोगों को हमने एक ग्रुप को यानी कि डिवाइड किया 100 लोगों को। 100 लोगों को तो हमने ड्रग्स दिया है यानी कि मेडिसिन दी है, और 100 लोगों को हमने जो मेडिसिन नहीं दी।
अब हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ वाकई जिन लोगों को हम ड्रग दे रहे हैं क्या वो ड्रग्स की वजह से क्योर्ड हो रहे हैं या बिना ड्रग्स के ही वो क्योर्ड हो रहे हैं। ठीक है, क्या इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, क्योर्ड और ड्रग के बीच में क्या कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, तो तब हम काइस्क्वे टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ इसके लिए ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहाँ टेबल वे में आ गया। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वहां जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमें प्रोबेबिलिटी पता थी, मेल फीमेल की क्या होती है 50-50% होती है, हेड और टेल की क्या होती है 50% होती है। एक डाई को टॉस करें नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। मगर यहाँ हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपने आप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपने देखा कि यहाँ सबसे पहले सेम स्टेप होगा कि हमें नल हाइपोथेसिस सेट करना है। तो नल हाइपोथेसिस हम सेट करते हैं और हम कहते हैं द ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन क्यूरिंग द डिसीज। ठीक है, कि ड्रग्स की वजह से लोग नहीं ठीक हो रहे हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे, अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, तो इस वजह से मैंने यहाँ टेबल बनाया है। आपने पिछला जो कोर्स देखा होगा उसमें ये था कि 55 लोग क्या हो रहे हैं, ड्रग्स की वजह से क्योर्ड हो रहे हैं। ये है 65 जिन लोगों को ड्रग्स नहीं दिए फिर भी ये लोग ठीक हो रहे हैं। तो इन लोगों की क्या है, ये इसी पर्टिकुलर रो है, इस रो का जो टोटल आया वो कितना आया हमारा 120। दूसरा केस था नॉट क्योर्ड, यानी कि ड्रग्स दे रहे हैं फिर भी लोग ठीक नहीं हो रहे और इनको तो दिया ही नहीं गया था। तो सेकंड रो का जो टोटल आया है वो हमारा क्या आया है 80। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। ठीक है, तो कॉलम का टोटल क्या है 100 और दूसरे कॉलम का टोटल क्या है 100 और हमारा टोटल सैंपल कितना था 200। तो हमने एक्सपेक्टेड डेटा इसी बेस पे निकालना है। कैसे निकालना है, तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखा हुआ है आर, इधर यू कैन राइट स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, तो ये है रो का टोटल। तो आपने यहाँ देखा हमारी पहली रो का टोटल कितना है 120, सेकंड रो का टोटल क्या है 80। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम के टोटल से। कॉलम का टोटल 100 एंड 100 डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो हमारा सैंपल है। तो सैंपल क्या है 200। हम निकालते हैं, अब कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम इस कॉलम, ये जो कॉलम है ये मेरा क्या है 55 क्या है मेरा ऑब्जर्व डेटा है। तो मैंने देखना है 55 ये ऑब्जर्व डेटा, तो इसकी जगह एक्सपेक्टेड डेटा कितना आएगा। तो मैं क्या चूज करूंगी, देखो इसके सामने दोनों एकदम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपने चेक करना है। तो जब हम इसके हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो हमने सबसे पहले क्या लेना है रो का टोटल। तो हम जाते हैं रो का टोटल कितना है 120 और इसके सामने वर्टिकली हम जाते हैं तो कॉलम का टोटल कितना है 100। तो हमने 120 इंटू क्या किया 100 किया, डिवाइड किससे किया, क्योंकि एन क्या था नंबर ऑफ सैंपल 200। तो यहाँ जब ऑब्जर्व डेटा, क्योंकि हमने कहा था ऑब्जर्व डेटा माइनस एक्सपेक्टेड डेटा, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो 55 माइनस 60 होगा। इसी तरीके से हम बाकी के एक्सपेक्टेड डेटा निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए। नेक्स्ट हम है हमारा 100 इंटू 80। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। ठीक है, इसके लिए 100 इंटू 80 डिवाइड बाई 200 इस तरीके से निकल गया। फिर 60 फिर 40, तो हमारा आया 60 60 40 60 40 इस हिसाब से आया। अब हमने इसको टैबुलेटेड वे में उसी तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। तो अगेन ये है आगे हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 60 40 60 40। चलते हैं, सेम वही वे है, वही कॉलम्स है। ऑब्जर्व्ड ओ स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड देन डिफरेंस। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो ये था मेरा ऑब्जर्व डेटा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, और एक्सपेक्टेड डेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी हमने पिछली स्लाइड में फाइंड आउट की है। तो ये मेरी आई थी 60 40 60 40 इस हिसाब से। अब हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आया है -5 +5 +5 -5। अब इन्हीं डिफरेंस का हमने क्या करना है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर सबका क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ सबका होल स्क्वायर क्या आ गया 25 आ गया। अब हमने नेक्स्ट देखो कॉलम में क्या है o माइनस ई का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है ई से।
तो 25 डिवाइडेड बाय 60, 25 डिवाइडेड बाय 40, 25 डिवाइडेड बाय 60, 25 डिवाइडेड बाय 40। तो ये जो हमारा डेटा आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। हमने इसका टोटल कर दिया, ये टोटल क्या है 2.082। तो ये मेरा क्या था, हमारी ये थी काई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने एक्चुअली में कैलकुलेट की है। नेक्स्ट स्टेप था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मगर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। वो कैसे होगा, आइए देखिए। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, r-1। r मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो रोज के टोटल में से हम 1 माइनस कर देंगे, कॉलम के टोटल में से हम 1 माइनस कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो रो थी हमारे पास 2, उसमें से 1 माइनस किया तो आया 1। देन कॉलम भी हमारे पास 2 थे, 1 किया तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कैलकुलेटेड वैल्यू, इसी वजह से पहले मैंने लिख दी है, आप लोग प्रॉपर चेक करिएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है मेरी, 1 है, ठीक है। तो उस पे टैबुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3.84। अब देखिए इस केस में कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने कहा कि ये जो वैल्यू है हमारी छोटी आई है, काई स्क्वायर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे किसको, नल हाइपोथेसिस को, और कंक्लूड करेंगे द ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिंग इन क्योरिंग द डिसीज, कि भाई ड्रग्स की वजह से लोग ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं वो ड्रग्स की वजह से हो रहे हैं, बाय चांस ठीक हो रहे हैं। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग्स एंड क्योरिंग। तो ये था काई स्क्वायर एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे चलते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक येट्स करेक्शन। ये येट्स करेक्शन क्या होता है, आगे जानते हैं उसके बारे में। ये अप्लाई कहाँ होता है, 2/2 के टेबल में ही अप्लाई होगा। देखो पिछले जैसे इंडिपेंडेंस का हमने किया, आपने वहां क्वेश्चन देखा 2/2 का ही हमारे पास था, ठीक है, 2 ही रोज 2 ही कॉलम। मगर हमने जब ध्यान देना है, हमने ये ध्यान देना है कि येट्स करेक्शन कहाँ लगेगा। तो येट्स करेक्शन कहाँ लगेगा, सबसे पहले जब आपके पास ऑब्जर्व डेटा आ चुका होता है, ठीक है, और ऑब्जर्व डेटा आपने चेक किया, तो अगर इन केस आपकी कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू लेस देन 5 है और साथ ही साथ 2/2 का टेबल है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है, इट मीन्स कि आपको आपकी वैल्यूज करेक्ट करनी पड़ेंगी, आपको आपकी ऑब्जर्व वैल्यू करेक्ट करनी पड़ेगी। अभी तक तो आपने देखा एज इट इज हमने ऑब्जर्व वैल्यू ले ली थी, अब नहीं, क्योंकि अगर हम एज इट इज लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, फॉल्स वैल्यू होंगी, वो गलत हाइपोथेसिस शो करेंगी। इस वजह से हम उसको करेक्ट करते हैं और उसी करेक्शन को बोलते हैं हम येट्स करेक्शन। तो आपको समझ आ गया, कोई भी वैल्यू ऑब्जर्व डेटा, कौन सी ऑब्जर्व डेटा, अगर 5 से छोटा है, ठीक है, या इन केस काफी क्वेश्चंस में या रिसेंट जो हमने डेटा देखा है अगर 10 से भी कम है, ठीक है, तो हम उसको करेक्ट करते ही करते हैं, उस वैल्यू को करेक्ट करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। सो हियर इज द एग्जांपल, द रिजल्ट ऑफ अ सर्टेन सर्वे किया गया, जो यहाँ सैंपल लिया गया 50 ऑर्डिनरी शॉप्स का, ठीक है, और उनका साइज क्या है, स्मॉल साइज। अब जो डेटा कलेक्ट किया गया वो टाउन्स और विलेजेस में किया गया, ठीक है, कैटेगोरिकल है, रन बाय मैन, रन बाय विमेन, ठीक है, इस हिसाब से हमारा डेटा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमने टेस्ट जो करना है वो क्या करना है, कैन इट बी सेड दैट द शॉप्स रन बाय विमेन्स आर रिलेटिवली मोर इन विलेज देन टाउन्स, ये हमने टेस्ट करना है। मगर आप देखिए, अगर हम इस ऑब्जर्व डेटा को देख रहे हैं तो मैंने यहाँ देखा कि भाई एक तो ये 2/2 का टेबल है, दूसरा क्या है, यहाँ एक वैल्यू 5 से तो छोटी है, ठीक है, और अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो 2/2 का टेबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ येट्स करेक्शन होगी। अब येट्स करेक्शन क्या होगी, यानी कि ये वाला ऑब्जर्व डेटा नहीं लेना, हमने इसको चेंज करके लेना है, ठीक है। वो चेंजेस कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम इस तरीके से फॉलो करेंगे, इस तरीके से फॉलो करेंगे हम इसको।
तो ये आ गया था हमारा ऑब्जर्व डेटा। तो ऑब्जर्व डेटा आपने देखा था क्या था 7 3, तो हमारी ये वैल्यू क्या थी, छोटी थी। तो इसमें फिक्स्ड है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपने हमेशा अगर नंबर 5 से छोटा हो तो आपने हमेशा क्या करना है, 0.5 उसमें ऐड कर देना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं, ठीक है, ईदर हॉरिजॉन्टली ईदर वर्टिकली, आपने उन दोनों में ऑपोजिट करना है रिएक्शन। अगर यहाँ प्लस किया है क्योंकि छोटी वैल्यू है तो प्लस तो करना ही करना है, तो इधर आप क्या करोगे, माइनस करोगे, इधर भी क्या माइनस करोगे, और यहाँ जो डायगोनली जा रही है इसको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो इस तरीके से 3 में हमने 0.5 ऐड कर दिया, 3.5 आ गया। 17 में हमने 0.5 डिडक्ट कर दिया, 16.5 आ गया। ऑपोजिट 18 में प्लस कर दिया 0.5, 18.5 आ गया। तो इस तरीके से मेरा ये ऑब्जर्व डेटा आ गया, ठीक है। अब मैंने ऑब्जर्व डेटा तो एकदम सही कर लिया, अब मेरी बारी है किसकी, एक्सपेक्टेड डेटा की। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं, रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। तो फर्स्ट का निकलेगा 20 इंटू 35 अपॉन 50, 14 आया। नेक्स्ट का हम फाइंड आउट करेंगे 20 इंटू 15 अपॉन 50। आई होप आपको याद है ये कैसे निकालना है, ठीक है। रो का टोटल कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय n, इस तरीके से आपने निकालना है। नेक्स्ट हमारा निकलेगा 21। नेक्स्ट हमारे पास आया 9। तो ये जो आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 14 6 21 9। ये मैं इसी वे में मैंने इसलिए टेबल में ऐसे प्रेजेंट किया है क्योंकि इसी वे में क्वेश्चन था, इसी वे में हमें ऑब्जर्व डेटा दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ जो ऑब्जर्व डेटा था ये उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इस साइड यहाँ जो वैल्यू लाई कर रही थी ये उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो ये आगे हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं, तो अब हमने सेम वही chi-square का फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। सबसे पहले ऑब्जर्व वैल्यू, तो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू हमने करेक्ट कर चुके थे, तो करेक्टेड के बाद आई हमारी 16.5, 3.5, 18.5, 11.5। अब हम करेंगे एक्सपेक्टेड डेटा। तो एक्सपेक्टेड हमने पिछले में निकाल लिया 14 6 21 9, इस तरीके से हम निकाल लिया। अब हमने O माइनस ई यानी कि 16.5 माइनस 14, इस हिसाब से हमें ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई 2.5 माइनस 2.5 माइनस 2.5 एंड 2.5। अब हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो जब हमने इसका होल स्क्वायर किया तो सबकी वैल्यू कितनी आई, 6.25, सबकी 6.25 आएगी। अब 6.25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 14 से, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। देखते हैं वैल्यूज क्या हैं। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गए। तो ये मैंने इसका टोटल कर दिया, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, chi-square की। तो ये मेरे पास chi-square की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम चूज करना है, ठीक है, सॉरी निकालना है। तो क्या है, रो का टोटल कॉलम का टोटल माइनस 1। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगेन टैबुलेटेड वैल्यू हमने चेक करनी है। यहाँ वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा 1। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है टैबुलेटेड वैल्यू कितनी है, 3.84। अगेन इस केस में भी आप देख रहे हो कि chi-square की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो छोटी आई है टैबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। तो जब हमारी वैल्यू छोटी आती है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं किसको, नल हाइपोथेसिस को। तो हमने एक्सेप्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को और कंक्लूड किया दैट द नंबर ऑफ शॉप्स रन बाय वुमेन आर नॉट रिलेटिवली मोर देन इन विलेज देन इन टाउन्स। तो ये था येट्स करेक्शन। आगे चलते हैं। नाउ chi-square एज ए टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, इसका ये मतलब है कि chi-square एज ए टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी कहाँ अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा जब हमने डेटा चूज किया है, डेटा लिया है, तब हमने बताना है क्या ये सेम पॉपुलेशन से आया है या डिफरेंट पॉपुलेशन से तो नहीं आया, ठीक है। तो जब हम सेम हमने चेक करना है कि डिफरेंट पॉपुलेशन या सेम से आया है, तब हम ये इस टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ भी chi-square का अगेन फॉर्मूला सेम है, मगर पहले पढ़ते हैं होमोजेनिटी है क्या। द टेस्ट इज अप्लाइड टू अ सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है।
क्या है, सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल है, एक सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल, मगर फ्रॉम टू और मोर देन डिफरेंट पॉपुलेशन। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, वो कैटेगोरिकल है, मगर जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन से कलेक्ट किया है, या वो दो से ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा है। सो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन whether frequency counts are distributed identically across the different population। अब इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये है हमारे पास होमोजेनिटी का। इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम फॉर एम्प्लॉइज। इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल लिया गया, 100 मेल्स एंड 120 फीमेल्स ली गई हैं। अब हमने उनके व्यूज लिए हैं इस स्कीम के बारे में। तो कंपनी ने न्यू इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की, ठीक है, मेल और फीमेल से क्या लिए गए हैं, व्यूज लिए गए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कैटेगोरिकल वेरिएबल एक ही है, मेल एंड फीमेल, सिर्फ इसी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पॉपुलेशन सेम है या अलग है वो हमने करना है होमोजेनिटी के बेस पे। तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग इस इंश्योरेंस स्कीम के फेवर में बोल रहे हैं। तो 25 मेल हैं, 35 फीमेल्स हैं, टोटल 60 लोग फेवर में बोल रहे हैं, अगेंस्ट में 95। इनडिफरेंट जो न्यूट्रल है वो कितने हैं, 65। तो मेल के रो का टोटल कितना हो गया, 100, फीमेल की रो का टोटल कितना हो गया, 120, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये टोटल हो गया। देन ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 220 आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अगेन नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे तो क्या करेंगे, दैट द 2 सैंपल्स हैव कम फ्रॉम होमोजेनियस पॉपुलेशन। ये जो सैंपल हमने चूज किया है ये होमोजेनियस पॉपुलेशन यानी कि सेम पॉपुलेशन से लिया गया है, ठीक है, और उसी के बेस पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। तो अगेन फॉर्मूला है, जैसे आप जानते हैं रो का टोटल क्या, हमारे कॉलम का टोटल क्या है, 60, इसी का रो का टोटल क्या है, 100, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 220। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई। तो फर्स्ट की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 27.3, 32.7, 43.2, 51.8, 29.5, 33.5। तो इस तरीके से पूरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं। सेम वे ही अप्लाई करेंगे काई स्क्वायर का, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड, देन डिफरेंस। तो ये हमने इसी तरीके से कॉलम बना लिया है। अगेन यहाँ ऑब्जर्व डेटा ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है 25, 40, 35, 35, 55, इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हमने एक्सपेक्टेड निकाली है, अब वो प्लेस कर देंगे हम इनके सामने। तो इसकी क्या थी 27.5, 40 वाले की क्या थी 43.5, 35 की 29.5। सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने ये सेट किया है उसी ऑर्डर में आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी सेट करनी है। देन इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस इस हिसाब से है -2.3, -3.2, 5.5, 2.3, 3.2 एंड 5.5। अब हमें इन वैल्यूज का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो अब हम यहाँ इनका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ इनकी वैल्यूज ये आ जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने ये आ गई 5.29 को डिवाइड करेंगे 27.3 से, 10.24 को डिवाइड करेंगे 43.2 से, 30.25 को डिवाइड करेंगे 29.5 से, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम फिर चलते चलेंगे और हमारे पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने काई स्क्वायर निकाला और हमने इनका टोटल किया, तो टोटल आया 2.6671। अब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, ठीक है। अब जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला तो देखो हमारे पास रो कितनी थी टोटल, सॉरी माय मिस्टेक, कॉलम हमारे पास 3 थे तो यहाँ आप 3 कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 2 आएगा। आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लेना है, 5%। तो सपोज हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई, 3.84 ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टैबुलेटेड वैल्यू 3.84 है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या करते हैं
एक्सेप्ट करते हैं और कंक्लूड करते हैं दैट द 2 सैंपल्स हैव कम फ्रॉम द होमोजेनियस पॉपुलेशन। ये था आज का सेशन जो पूरा था पैरामेट्रिक टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। कितने डिफरेंट टाइप के काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, काई स्क्वायर टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक में वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, आज हमने उनकी बात की। होप सो कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स जिनके लिए ये चीज क्या हो सके, नॉलेजेबल हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।